गुड इवनिंग दोस्तों। आज का हमारा जो डिस्कशन है वो बेस्ड है कि यूपी पीसीएस 2026 का जो मेंस की तैयारी है उसको हम प्रीलिम्स के साथ कैसे करें। देखिए, प्रीलिम्स के बाद अगर आपको 3 महीने या 4 महीने भी समय मिलता है मेंस के लिए तो वो कम है। कम क्यों है? क्योंकि आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। और प्लस इसको पढ़ने के साथ इनका रिवीजन भी करना है, आंसर राइटिंग भी करनी है, और जहाँ आपको कमी दिख रही है वहाँ आपको इम्प्रूवमेंट भी करने हैं। तो ऐसे में आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि प्रीलिम्स के साथ साथ आप मैक्सिमम हिस्सा मेंस का भी प्रीलिम्स के पहले ही आप कवर कर लें। और अभी प्रीलिम्स का लगभग 5.5 महीने है, तो एक अच्छा खासा समय है जहां आप प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेके चल सकते हैं। देखो, प्रीलिम्स निकाल लेना सफलता की गारंटी नहीं है, ठीक है। अगर आप मेंस निकाल ले रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमारा मेंस भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए जितना कि हम प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, जैसा हमने लास्ट अपनी प्रीलिम्स की वीडियो में डिस्कस किया था कि डेटा के बेस पर, पीवाईक्यू के एनालिसिस के बेस पर हमने डिसाइड किया था कि हमें किस सब्जेक्ट के किस पोर्शन में कितना टाइम देना है। सेम चीज़ आज भी हम वही करने वाले हैं कि हमारा जो बेस होगा वो पीवाईक्यू बेस होगा, पीवाईक्यू का एनालिसिस बेस होगा। उसके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं और हमें उसकी तैयारी कैसे करनी है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो बेसिकली 3 चीज़ों पर निर्भर रहेगा। तो पहले हम उसको देख लेते हैं कि 3 चीज़ें हम कौन से देखने वाले हैं। पहले तो कि प्रीलिम्स के पहले कौन से सब्जेक्ट हमें मेंस के लिए तैयार कर लेने हैं, ठीक है। सेकंड, कि इस मेंस को पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होगी, प्लस नोट्स कैसे बनाने हैं। और तीसरा, कि इनको प्रीलिम्स के सिलेबस के साथ कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इन 2 चीज़ों पर पहले बात करेंगे, और प्रीलिम्स के पहले मेंस के कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं ये हम बाद में बात करेंगे, जब हम पूरे सारे सब्जेक्ट देख लेंगे, ओवरव्यू ले लेंगे सभी सब्जेक्ट्स का। तो चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं GS1 की। तो GS1 में देखिए, ज़्यादातर लोगों का जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि मैक्सिमम लोग हिस्ट्री और जोग्राफी में अपना समय देते हैं, बट जो सोसाइटी का जो वेटेज है वो भी 30% है। और ये सोसाइटी का पोर्शन है, ये एक आपके लिए बोनस मार्क्स का काम करता है, क्योंकि इसमें पढ़ने को बहुत कम है और मार्क्स इसमें लाने का स्कोप ज़्यादा है, ठीक है। फिलहाल हम हिस्ट्री से बात करते हैं कि हिस्ट्री में हमारे कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम कैसे तैयार करें। तो सबसे पहले इसके लिए तो हम अपना पीवाईक्यू का एनालिसिस ही देखेंगे, देन इसके बाद हम आएंगे कि कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। तो देन हम जाते हैं अपने पीवाईक्यू एनालिसिस पर, और एक सेकेंड, हाँ। तो अब इसमें हम टॉपिक देखते हैं किस तरीके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये 2025 में एक सवाल आया है। सवाल क्या है कि मौर्य काल में कला और प्रौद्योगिकी के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं दूसरा सवाल कौन है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोतों का परिचय दीजिए। ओके, अब ये सवाल आया था 2024 में। वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए 2023 में, नागर शैली के बारे में। अब देखते हैं यहाँ पर मौर्यकालीन कला और स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं को वर्णन कीजिए। कब आया है? 2022 में। सेम क्वेश्चन कहाँ है? 2025 में भी, ठीक है। आगे कौन सा था हमने देखा था? सेकेंड नंबर क्वेश्चन, साहित्यिक स्रोत। ये कब आया है? ये 2024 में। इसको देखते हैं, वैदिक साहित्य, ये कब क्वेश्चन आया है? 2021 में। इसके अलावा और भी क्वेश्चन देखते हैं कि गुप्त काल को प्राचीन भारतीय साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। आगे देखते हैं कि गुप्त काल में प्राचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर प्रकाश डालिए। अब आपको इसमें देखकर क्या समझ में आया? इसमें सीधा सा यही समझ में आया कि हमारे पास जो है टॉपिक्स, थीम जो है एंशियंट हिस्ट्री में, चाहे वो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में हो, एंशियंट हिस्ट्री प्लस कल्चर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेम थीम बार बार रिपीट हो रही है, बार बार। तो अगर सेम टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है तो उसके लिए प्रीलिम्स के बाद जब मेंस का टाइम होता है तो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट की 100 पेज की, 150 पेज की आपके पास मटेरियल आ जाएगा।
ये गलत नहीं है, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स की भलाई के लिए कर रहे हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन आप खुद सोचो कि एंशियंट हिस्ट्री का अगर आपके पास 150 पेज का मटेरियल आ रहा है, देन इसी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री का 150 पेज का आ रहा है, देन आफ्टर इंडिपेंडेंस ये वाला भी आपका 60 70 या 80 पेज का आ रहा है, ठीक है। ये कितना हो गया टोटल? 400 पेज की तो आपकी हिस्ट्री हो गई। प्लस इसी तरीके से आपको ज्योग्राफी मिलेगा, ज्योग्राफी भी आपका 200 पेज का हो गया। सोसाइटी भी मिलेगा, ये भी आपका 100 150 पेज, 100 ही पेज रख लेते हैं मान लो। टोटल 700 पेज का तो आपका यही कंटेंट हो रहा है। 8 सब्जेक्ट हैं, इसमें हिंदी और निबंध हटा देते हैं तो फिर भी 6 हैं, तो लगभग 4200 पेज। इसको और हम कम कर देते हैं, 3200 मान के चलिए। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये 3200 पेज उन 2-3 महीने में आप रिवाइज कर लेंगे, या आप उनके शॉर्ट्स नोट बना लेंगे, या ये सारी चीज़ें पढ़ के आप मॉक टेस्ट भी लिख पाएंगे? इस मॉक टेस्ट में जो आपको अपनी कमियां पता चलेंगी उनको भी आप सुधार पाएंगे? तो आप कैसे, तो हम ये नहीं कह सकते ना कि इतने कम टाइम में हम इतना सारा काम कर लेंगे। तो जब बार बार थीम्स रिपीट हो रही हैं, बार बार सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमें ये 600 पेज 700 पेज का मटेरियल पढ़ने की क्या ज़रूरत है? हम खुद के शॉर्ट्स नोट बना सकते हैं ना। तो अब वही है कि अब इसमें प्रश्न जो आएगा कि हम वो शॉर्ट्स नोट्स कैसे बनाएं। तो देखो आगे और हम देख लेते हैं, सिर्फ नहीं तो आपको लगेगा कि एक ही वो बता दिया और इसी में ही कर लिया सारा, ठीक है। तो हम आगे और देख लेते हैं, कोई भी दूसरा टॉपिक उठा लेते हैं। मान के चलिए कि हम ये देख लेते हैं, चौथा टॉपिक चौथा जीएस फर्स्ट का चौथा टॉपिक है स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, ठीक है। इसमें 2025 का ये सवाल है। सवाल क्या है? स्वतंत्रता के पश्चात भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ओके, ठीक है। अब फिर इसके बाद सवाल आया है 2024 में स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष चुनौतियां, ठीक है, ये चीज़ अलग हो गई। 2023 में कौन सा सवाल आ रहा है? स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका का विवेचना कीजिए। 2023 में आया, बहुत पुराना नहीं है ये, 2025 में आया है। अब इसमें क्या अंतर है कि इस सवाल में कुछ भी अंतर दिख रहा है? सिर्फ एक अंतर है, यहाँ विश्लेषण लिखा है और यहाँ पर विवेचना लिखा है। तो अगेन मैं सेम चीज़ बोल रहा हूँ कि चाहे वो हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या सोसाइटी हो, थीम्स बार बार रिपीट होती हैं। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि प्रीलिम्स की पढ़ाई के दौरान हिस्ट्री को कैसे टैकल करना है। तो हिस्ट्री को टैकल करने के लिए मैं आपको एक जो तरीका बता रहा हूँ, और आई थिंक काम भी करेगा ये। तो आपको क्या करना है कि जैसे कि आपने एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत की बात कर लेते हैं। आपने प्राचीन भारत का मौर्य वैदिक काल, हड़प्पा काल पढ़ा, वैदिक काल पढ़ा, मौर्य काल पढ़ा, गुप्त काल पढ़ा। तो आपको पीरियड्स में चीज़ें बांट लेनी है कि मान लो हम मौर्य काल से बात करते हैं, मौर्य काल, सेकेंड मौर्य उत्तर काल, देन गुप्ता पीरियड, गुप्तोत्तर काल, ठीक है। अब एक पेज आपको लेना है A4 साइज, आपने मौर्य काल लिखा। मौर्य काल में साहित्यिक स्तर पर क्या डेवलपमेंट्स हुए, साहित्यिक स्तर पर कौन सी रचनाएं हुई, ठीक है। कला के स्तर पर क्या हुआ, आप देखेंगे स्तूप बन रहे हैं, विहार बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें, पहाड़ी गुफाएं बन रही हैं, ठीक है, बराबर की गुफा हो गई या कुछ भी हो गया। देन थर्ड, आर्थिक क्षेत्र में क्या प्रगति हो रही है। राजनीतिक का वैसे नहीं आता है, लेकिन आप एक पॉइंट राजनीतिक के भी लिख सकते हैं। तो इसके 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 4 से 5, 4 से 5 यहाँ। सेम चीज़ दूसरे पेज में मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर, और इतना ही सिर्फ करना है, आपका सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देन इसके बाद आता है कि आधुनिक भारत में, आपने आधुनिक भारत का चैप्टर पढ़ा, किसी एक टाइम पीरियड को पढ़ा, तो आधुनिक भारत को भी आर्थिक दृष्टिकोण से एक सिरे से देखना है कि आधुनिक भारत में क्या होता है कि पहले बहुत सारी भू राजस्व नीतियाँ आ रही हैं, ठीक है। फिर ब्रिटिश लोगों का मन नहीं भरा, उनको लगा कि नहीं यार मुझे और पैसे चाहिए, फिर वो औद्योगिकीकरण कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनका तो हो रहा है, इनको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन हमारा भी औद्योगिकीकरण हो जा रहा है, ठीक है। अब यही सारी चीज़ें आपका दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद, ये लोग लिखते हैं, ड्रेन मतलब थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें दिखते हैं। देन इसके बाद सामाजिक क्षेत्र में आपको बहुत सारे आंदोलन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से राजनीतिक क्षेत्र, तो राजनीतिक क्षेत्र में उदारवादी
लोग रहते हैं। उसके बाद उग्रवादी, इसी के पैरेलल में आपके क्रांतिकारी भी डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, आपको बस इन सब का 5-5, 6-6 पॉइंट, 7-7 पॉइंट का एक नोट्स चाहिए। और यही क्वेश्चन आप ये PYQ में देखेंगे तो एक ब्रॉडर सेंस में आ रहा है। तो आपने जैसे प्रीलिम्स पढ़ा, प्रीलिम्स का टॉपिक पढ़ा सामाजिक सुधार आंदोलन, तो सामाजिक सुधार आंदोलन का स्वरूप क्या था, उसके आपके 5-7 पॉइंट होने चाहिए। और जो सामाजिक सुधार आंदोलन में आप किसी के बारे में पढ़ रहे हैं, राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ रहे हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो आपके एग्जाम्पल के तौर पर काम करेंगे। जैसे बात करें कि हम क्रांतिकारी के बारे में बात करें, तो क्रांतिकारी में बहुत सारी महिलाओं की भी भागीदारी थी। कल्पना दत्त, सुनीति चौधरी, नलिनी गुप्ता, ठीक है, चढ़गांव शस्त्रागार में हम देखते हैं हमला, तो वो आपके लिए उदाहरण का काम करेंगे। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या देखना है कि एक तो PYQ में कौन सी थीम बार बार रिपीट हो रही है, देन उसको प्रीलिम्स का आपने सब्जेक्ट पढ़ा और प्रीलिम्स के साइड ही साइड जो PYQ में आ रहा है उसी को आपने एक हिस्से में एक सिरे से लिखना शुरू कर दिया। देन हम ज्योग्राफी की अगर बात करें तो ज्योग्राफी में हम वापस से PYQ पर आते हैं कि ज्योग्राफी में कैसे सवाल आ रहे हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी में एक सेकेंड, कहाँ से शुरू हो रहा है ज्योग्राफी, इसमें अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री में भी सेम देखेंगे कि चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अब ये देखिए 7वां नंबर टॉपिक कि जर्मनी का एकीकरण, यानी जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, तो ये 2025 में जर्मनी के एकीकरण पर क्वेश्चन आया है। 2023 में जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका। तो क्वेश्चन सारे रिपीट हो रहे हैं, बस हमें देखना है कि हम कितना PYQ पर काम कर पा रहे हैं। तो हमें ज़बरदस्ती इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपके पास PYQ को बेस नहीं बनाएंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे। जिस दिन आपने PYQ को अपना बेस बनाना शुरू कर दिया उसी दिन से आपकी कन्फ्यूज़न ख़त्म होगी। ठीक है, सेम चीज़ सोसाइटी। अब अगला टॉपिक जो है सोसाइटी, ज्योग्राफी में बाद में बात करेंगे। तो अगर हम सोसाइटी का देखें, कोई सा भी इसमें टॉपिक देख लेते हैं, यही देख लेते हैं 9 नंबर। तो ये था भारतीय समाज, महिला संगठन की भूमिका, जनसंख्या, संबंध, समस्याएं, गरीबी, शहरीकरण, ये। ठीक है, अब इसमें कितने कीवर्ड हैं, लगभग 7 से 8 कीवर्ड हैं और इन्हीं कीवर्ड पर क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन ये 2025 में आया है नगरीकरण पर। ठीक है, फिर इसके बाद 2025 पर आया है ग्रामीण, इसमें निरक्षरता और गरीबी पर, ये यहाँ पर है, आप देखेंगे गरीबी। ठीक है, देन इसके बाद जो अगला सवाल आया है महिला संगठन के योगदान, सिलेबस में देखिए महिला संगठन की भूमिका। देन अगला सवाल देखते हैं, फिर से वही गरीबी, जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी, निर्धनता, सेम क्वेश्चन, महिलाओं के प्रति अपराध, महिला सशक्तिकरण में महिला संगठनों की भूमिका, शहरीकरण। ठीक है, तो आप इसमें देख रहे हैं ना, सेम चीज़ आ रही है, सेम कीवर्ड है। तो ये 3 टॉपिक हैं GS 1 पेपर में, 3 टॉपिक सोसाइटी के बारे में मेंशन है। अगर 3 टॉपिक में हम हर टॉपिक में 8 कीवर्ड मान लेते हैं, 3 × 8 24। ठीक है, ये 24 कीवर्ड्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। देन इसमें आपको लगाना है डाइस मेथड। ठीक है, अब ये डाइस मेथड क्या है कि कोई भी एक कीवर्ड है उसकी डेफिनेशन वो नहीं कि जो हमने पढ़ी है। ठीक है, अगर बात क्षेत्रवाद की हो रही है तो क्षेत्रवाद को लेकर कोई ऐसी डेफिनेशन जो किसी सोशल थिंकर ने दी हो। अगर बात जाति व्यवस्था की हो रही है तो उसमें अंबेडकर जी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, वो डेफिनेशन आपकी एक पेज में होनी चाहिए। आई यानी इम्पॉर्टेंट फैक्ट, अगर क्षेत्रवाद है तो क्षेत्रवाद से भारत को कितनी समस्या हो रही है, GDP में कितना लॉस आ रहा है। शहरीकरण है तो कितना प्रतिशत शहरीकरण है, कितने प्रतिशत शहरों में मकानों की ज़रूरत है, या उस शहरीकरण से कितना % क्राइम बढ़ रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट डेटा या फैक्ट ये आपके पास होना चाहिए। देन सी से क्या हुआ कि कंक्लूज़न। ठीक है, तो हर कीवर्ड्स पर आपके पास एक बेहतरीन कंक्लूज़न होना चाहिए कि शहरीकरण है तो शहरीकरण सकारात्मक चीज़ है। ठीक है, लेकिन शहरीकरण के समक्ष कई समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हमें समाधान ढूंढना है। तो कंक्लूज़न किस तरीके का होगा, सोल्यूशन बेस्ड होगा, यानी सुझावों पर आधारित होगा। ठीक है, क्षेत्रवाद गलत चीज़ है, क्षेत्रवाद को कम करने के लिए वो उसका भी कंक्लूज़न सुझावों पर आधारित होगा। महिला संगठन अच्छी चीज़ है,
लेकिन महिलाओं संगठन के समस्या कुछ चुनौतियां भी होंगी, तो उनके लिए भी समाधान होगा, वो भी सुझावों पर आधारित होगा। देन ई का क्या मतलब है? फेमस एग्जाम्पल्स जो बहुत ज़्यादा फेमस है, महिला संगठन है या NGOs हैं या जो भी हो गया, तो उनके लिए आपके पास कौन से फेमस एग्जाम्पल हैं? सखी मान के चलो, ठीक है, इस तरीके के एग्जाम्पल आपके पास होने चाहिए। या क्षेत्रवाद की बात हो रही है तो क्षेत्रवाद में आपको पता होना चाहिए बोडोलैंड में चीज़ें समस्या चल रही है, ठीक है। कई बार पाकिस्तान में पंजाब में भी इस तरीके की समस्याएं देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो आप वो चीज़ें हमें थोड़ा सा लेके चलना है। तो ये डाइस मेथड आपको अप्लाई करना है सोसाइटी के टॉपिक पे। इसके लिए आपको 80 पेज की 100 पेज की नोट्स या बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, सारी थीम्स रिपीटेड है, ठीक है। देन जो अगला टॉपिक था वो ज्योग्राफी। अगेन ज्योग्राफी के लिए भी एक बार चलते हैं। एक सेकेंड, हाँ ये आ गया। अब कल के भी जैसे मैंने प्रीलिम्स वाली वीडियो में बताया था कि आपका 50% जो कंटेंट है वो मैप बेस्ड है प्रीलिम्स के लिए, एंड 30% जो आपका है वो इन्हीं पर बेस्ड है, इन घटनाओं पर। बचा हुआ 20% वो बेस्ड है ह्यूमन ज्योग्राफी पर। एक बार फिर से इस चीज़ को देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं भूगोल की। भूगोल में अगर प्रीलिम्स की तैयारी के लिए हम बात कर रहे थे कल, 50% मैप, 30% आपका भौगोलिक घटनाएं जो भी हो गई, भूकंप, ज्वालामुखी, 20% मानव भूगोल, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये वाला पोर्शन आपके मेंस में काम आएगा। तो जब ये पोर्शन आप पढ़ रहे होंगे तो इसी के साथ ही साथ एक एक पेज, दो पेज के हर भौगोलिक घटनाओं के ऊपर आपके ऊपर एक पेज का एक घटना पर नोट होना चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, देन हम आगे बात करेंगे। 2025 में क्वेश्चन आया मॉनसून पर, ठीक है। 2025 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ रहा है भारत की हिमनदों की प्रकृति, ठीक है। फिर भूकंप पर क्वेश्चन आ रहा है 2024 में, सुनामी पर क्वेश्चन आ रहा है, अल नीनो पर आ रहा है, चक्रवात पर आ रहा है, चक्रवात फिर से आया चक्रवात पर, ठीक है। ज्वालामुखी अगेन चक्रवात पर क्वेश्चन आ रहा है 14वां नंबर। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? भूकंप, ज्वालामुखी, फिर से सेम क्वेश्चन। यहाँ पर भी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, अलग कहीं कुछ नहीं जा रहा है। तो जब आप स्टैटिक पोर्शन पढ़ रहे होंगे प्रीलिम्स के लिए, तो PYQ आपको पास में रखने हैं, PYQ देखना है किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, देन आपने एक शॉर्ट नोट बना लिया। तो वापस अब आते हैं जो हमारा एनालिसिस था कि 30% आपका हिस्ट्री आ रही है, सॉरी 35% ज्योग्राफी और 30% सोसाइटी। ये सोसाइटी के नोट्स आप केवल 20 पेज में बना सकते हैं डाइस मेथड का यूज़ करके, ठीक है। और हिस्ट्री का भी मेंस के नोट्स आपके 20 से 25 पेज के ऊपर नहीं जाएंगे, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। सेम चीज़ ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन है भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी, ठीक है। कुछ प्राकृतिक संसाधन, सीमाएं, सीमांत क्षेत्र एक टॉपिक है, 2 साल से वही क्वेश्चन आ रहा है। नगरीकरण, ये नगरीकरण का आपका सोसाइटी से भी जुड़ जाता है। सोसाइटी में भी सेम टॉपिक वही जो हम बात कर चुके हैं। तो ये GS1 है। तो आप जो 700 पेज का GS1 का टॉप कंटेंट पढ़ रहे थे, तो वो आप खुद से 70 पेज में बना सकते हैं, 60 से 70 पेज मात्र। तो ये हमने GS1 की बात की। GS2 की करते हैं। तो GS2 में भी जो मैंने कल बताया था आपको कि 80-20 का रेशियो, 80% जो आपका टॉपिक है वो आपके 80% आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 20% टॉपिक से आ रहे हैं, ठीक है। इसको भी हम पहले PYQ देखते हैं, देन बात करेंगे इस पर। तो पेपर 2 ये रहा, ठीक है। पेपर 2 और पेपर 2 के किसी भी उसमें चलते हैं चैप्टर पर। ये मान लो संसद पर ही चलते हैं। संसद मैंने कल बताया था इंपॉर्टेंट है, तो इस पर ही बात करेंगे हम। तो 2025 में क्वेश्चन आया विधायिका के ऊपर,
फिर आया है संसदीय समितियों के ऊपर। कब आया है? 2025 पे ही आया है, ठीक है। 2022 में क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, संसदीय समितियां। तो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, थीम्स बार बार रिपीट हो रही हैं, तो क्यों पॉलिटी में इसके लिए हम 150 पेज का मटेरियल पढ़ें। अगेन 2021 में भारतीय संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, उसमें भी एक संसदीय समिति एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। हालांकि प्रश्न पूछ सकती है, प्रश्न पूछ कर संसद पर नियंत्रण, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, वित्तीय नियंत्रण, संसदीय समितियां, ठीक है। अगेन 2021 में क्वेश्चन आ रहा है, संसदीय समितियों की भूमिका पर विचार कीजिए या वर्णन करें। और कोई एक टॉपिक देख लेते हैं, मान लो ये आ गया, टॉपिक का नाम है शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण संस्थाएं, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र। तो इसमें क्वेश्चन आ रहा है कि वैकल्पिक विवाद समाधान, 2025 में ये क्वेश्चन आया है। 2023 में कौन से वैकल्पिक तंत्र उभरे हैं सॉरी। तो सेम वही अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन 2025 में आया था। देन ये दूसरा सवाल आया 2023 में, ठीक है। लोक अदालत, ये भी एडीआर का ही पार्ट है, 2022 में क्वेश्चन आया। 2018 में क्वेश्चन आया है भारत में वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र। मैं बार बार क्यों इतना डिटेल में आपको ये सब बता रहा हूँ, मेरे बार बार ये डिटेल में चीज़ें बताने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में मैं इस चीज़ को छापना चाह रहा हूँ कि जो थीम है वो हर साल रिपीट हो रही है, बैक टू बैक रिपीट हो रही है। और हम लोग क्या है कि प्रीलिम्स तक तो मेंस का हम पीवाईक्यू नहीं देखते हैं। जिस दिन हमें लगता है कि हमारा प्रीलिम्स हो रहा है तो फिर पीवाईक्यू देखने का टाइम भी नहीं मिलता है। जिस दिन हमें लगता है कि हमारा प्रीलिम्स हो रहा है तो फिर हमें नहीं टाइम मिलता है कि हम पीवाईक्यू देखें। तो वो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पीवाईक्यू को अपने पास हमेशा रखें। तो मुद्दा यही था कि प्रीलिम्स के साथ कैसे करना है। तो कोई नहीं, प्रीलिम्स में जब हमारा संसद खत्म हो जाएगा, आपका टॉपिक जैसे आपने पार्लियामेंट पढ़ लिया, पार्लियामेंट पढ़ने के बाद में आपको उसमें एक, पहले क्या, जब प्रीलिम्स पढ़ते हैं ना तो हमेशा एक स्ट्रेटजी बना के रखिएगा कि ये प्रीलिम्स हो गया मान लो। तो प्रीलिम्स जब हम पढ़ रहे होते हैं तो इस गोल, बड़े से गोले में एक छोटे से गोले को हम देखते हैं जाके, लेकिन जब मेंस होता है तो यहाँ से हम बाहर निकल के एक बड़े गोले को देख रहे होते हैं। कहने क्या मतलब, जब हम संसद के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो हम संसद की बहुत छोटी छोटी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं कि संसद में लोकसभा स्पीकर के ऊपर अगर किसी तरीके का कोई कार्रवाई की जा रही है तो क्या वो निर्णायक मत दे सकता है, नहीं दे सकता है, ठीक है। लेकिन जब बात मेंस की आती है तो हम छोटी छोटी चीज़ें नहीं देखते हैं, हम फिर ऊपर से ही संसद को देखते हैं कि संसद क्या कर सकती है, संसद के पास कितनी पावर है, उसकी समितियाँ क्या कर सकती हैं। तो उस तरीके की हमें चीज़ें करनी है, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है कि मैं और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई करके उसका एक अच्छा भूमिका, अच्छा निष्कर्ष, मेन बॉडी लिख के आपके लिए तैयार कर दूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन आप खुद से करें वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो सेम चीज़ें हैं कि इसमें अगर हम सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने काफ़ी चीज़ें आपको दिखा दी हैं, और आगे भी गवर्नेंस में भी सेम है, यही है, ठीक है। और एक सेकेंड, हाँ, तो मुद्दा हम पॉलिटी का कर रहे थे कि पॉलिटी में हमें थीम्स को लेके चलना है। पॉलिटी के कुछ सवाल, एक दो सवाल लगभग ऐसे भी आते हैं, मैक्सिमम दो सवाल ऐसे आते हैं जो करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, तो देखिए इसके लिए एक तो पहला आपका 80% जो टारगेट होगा वो 80% टारगेट होगा पीवाईक्यू, ठीक है। 80% काम आपने पीवाईक्यू पर किया। 20% जो करंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि 2024 में एक क्वेश्चन आया था भारतीय निर्वाचन आयोग का, उसके सदस्यों के जो मतलब उसके लिए तो समिति बनती है, तो उसमें अनूप बरनवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि उसमें न्यायाधीश भी शामिल होंगे, ठीक है। बट केंद्र सरकार ने उसमें उस चीज़ को डिनाई कर दिया, तो उस पर सवाल आया था। और इस टाइप की चीज़ें जो भी फेमस या जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पॉलिटी इवेंट, तो उसको कवर करता है विज़न की मैगजीन जो रहती है, विज़न आईएएस की, ठीक है। उसमें पॉलिटी के हर मंथ में 3 से 4 मेजर इवेंट होते हैं जो पॉलिटी से संबंधित हैं।
वो न्यूज़ रहती हैं। अगर आप अभी से पढ़ रहे हैं तो इसके दो फायदे हो सकते हैं। हो सकता है कि प्रीलिम्स में कोई सवाल वहाँ से आपका आ जाए जिसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर आता है तो वो प्रीलिम्स के लिए फ़ायदा करेगा। नहीं भी आता है तो वो आपका मेन से जब भी होगा, मान के चलो कि आप 7 महीने 8 महीने या 9 महीने बाद होता है, तो आपने 8-9 महीने में कितने टॉपिक किए? लगभग 35। अगर करंट अफेयर्स का कोई भी पॉलिटी में क्वेश्चन आ रहा है तो इन 35 टॉपिक से वो आपका कवर हो ही जाएगा। ठीक है, पॉलिटी के लिए आपकी ये दो स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देन गवर्नेंस में करंट की चीज़ें नहीं आती हैं। ठीक है, एक बार गवर्नेंस को भी देख ही लेते हैं। गवर्नेंस कहाँ से, आई थिंक शायद 12-13 नंबर से गवर्नेंस शुरू होता है। तो अभी कौन सा ये चल रहा है? हाँ, ये शुरू हो गया है। तो ये मान के चलिए कि हम किस पर इसको देख लेते हैं या इसको। ठीक है, मानव संसाधन। अब यहाँ टॉपिक क्या है? मानव संसाधन के विकास की बात हो रही है। प्रश्न 2025 में आया है मानव संसाधन पर। ठीक है, प्रश्न 2020 में आया है मानव संसाधन पर। फिर इसमें और एक टॉपिक देख लेते हैं कोई, मान के चलिए ये, शायद इसको तो हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। फिर भी इसमें क्या है? ई गवर्नेंस है, नागरिक चार्टर है, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, ई गवर्नेंस। 2025 का क्वेश्चन, 2025 का क्वेश्चन सेम आईसीटी जो लिखा है सिलेबस में। फिर नागरिक चार्टर 2025 में फिर से पूछा गया। ठीक है, 2023 में सेम, 2023 में सिटीजन चार्टर, वही नागरिक चार्टर का सवाल। एक सेकेंड। फिर 2020 में ई गवर्नेंस, फिर 2019 में नागरिक चार्टर। ओके, तो इसमें क्या, गवर्नेंस में क्या निष्कर्ष निकल रहा है? गवर्नेंस में भी सेम जो मैंने सोसाइटी के लिए बताया आपको, कि सोसाइटी के लिए मैंने क्या बताया कि सोसाइटी में आपके 30 कीवर्ड हैं, 30 कीवर्ड हैं, उनको आपको डाइस मेथड से उनके नोट्स बनाने हैं। सेम गवर्नेंस के भी मान के चलिए कि अगर 25 कीवर्ड आपको मिल रहे हैं, 25 कीवर्ड कौन से? ई शासन, सुशासन, पारदर्शिता, सिटीजन चार्टर, आईसीटी, पीडीएस सिस्टम, डीबीटी। तो इसमें भी आपको डाइस मेथड करना है। जैसे कि अब बात कर रहे हैं सुशासन की, तो सुशासन की वर्ल्ड बैंक ने क्या परिभाषा दी है? विश्व बैंक। देखिए, सुशासन की परिभाषा आप खुद से लिख सकते हैं, लेकिन आप अगर वहाँ पर मेंस की कॉपी में विश्व बैंक द्वारा दी गई परिभाषा लिख रहे हैं, या ई गवर्नेंस के बारे में OECD ने कुछ बोला है, आप वो चीज़ वहाँ पर लिख रहे हैं, तो उसका इंप्रेशन डबल जाएगा, अच्छा जाएगा और भी। देन अगेन आपके पास इंपॉर्टेंट फैक्ट होने चाहिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट कैसे? जैसे डीबीटी की बात कर लो, तो जब से सरकार द्वारा डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जब से लागू किया गया है, लगभग 2.5 लाख करोड़ की लीकेज, यानी जो भ्रष्टाचार था, उसको रोका गया है। डीबीटी का और क्या फ़ायदे हैं, और इसके बारे में आपको डेटा होना चाहिए। सी कंक्लूज़न, आपके पास एक अच्छा निष्कर्ष होना चाहिए। एंड डी एग्जाम्पल्स। मान लो डीबीटी की बात हो रही है, तो किस तरीके से तेलंगाना सरकार या किस तरीके से केरल सरकार ये डीबीटी को अच्छे तरीके से लागू कर रही है, तो ये चीज़ें आपके होने चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको ये सेम डाइस मेथड का यूज़ करना है। ठीक है, तो हमने कुल मिला के पेपर 2 कर लिया है। पेपर 2 में एक IR का है, तो IR में भी सेम चीज़ जो मैंने पॉलिटी के करंट अफेयर्स के लिए बताई है वो मैं यहाँ बताऊँगा कि आपको कुछ नहीं करना है। विजन IAS हो गया या कोई भी, मैं ज़रूरी नहीं है कि यहाँ का। विजन IAS के मैगजीन में बस एक अच्छी चीज़ ये रहती है कि जो भी घटना होती है वो अपने आप में एक उत्तर के रूप में लिख के देते हैं। कि मान के चलिए कोई भी इवेंट हो रहा है, बात CBI की हो रही है या IR का कोई मुद्दा है, और IR में भारत नेपाल का कुछ चल रहा है, तो इसका क्या पॉजिटिव चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें, कंक्लूजन, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाती हैं। तो इस मैगज़ीन में भी सेम 2 से 3 टॉपिक रहते हैं हर महीने, और अगले 7 से 8 या 9 महीने में भी आप करेंगे तो 30 टॉपिक होंगे। तो जो भी क्वेश्चन आना होगा IR का, करंट अफेयर से रिलेटेड होगा, जाहिर सी बात है, वो इन 30 टॉपिक से आपका फंस जाएगा। फिर इसके लिए आपको 150 पेज की मैगज़ीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलते हैं हम थर्ड पेपर पर। तो थर्ड पेपर पर अब हम एक एक टॉपिक नहीं देखेंगे जाके,
ठीक है, क्योंकि उसमें मुझे लग रहा है कि समय बहुत ज़्यादा जा रहा है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस इन्फोग्राफिक्स पर ही हम देख लेते हैं कि ये महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं, यहाँ से बार बार सवाल आ रहे हैं। नीति आयोग एक देख ही लेते हैं, नहीं तो फिर आपके मन में ये रहेगा कि कुछ भी बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब ये 2023 में सवाल आया है, नीति आयोग सतत विकास लक्ष्य कौन प्राप्त कर रहा है? भारत के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं कौन कर रहा है? नीति आयोग। तीसरा सवाल। ठीक है, इसके बाद डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, मतलब कुल मिला के सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, तो यहाँ से जो सवाल आपके आ रहे हैं, नीति आयोग, सतत विकास लक्ष्य, ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और इनके अगर आप अभी से नोट्स बनाते हैं सेम डाइस मेथड का यूज़ करके, अगर आप इनके नोट्स बनाते हैं तो आपके लिए मेंस के दौरान ये इस इकोनॉमी पोर्शन को टैकल करना बहुत ईजी हो जाएगा। सेम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से यहाँ से क्वेश्चन इन टॉपिक से बार बार आ रहे हैं। भूमि सुधार का टॉपिक इकोनॉमी का, हर साल सवाल यहाँ से आपको मिलता है। ये टॉपिक्स हैं। देन ये कुछ स्कीम्स हैं। ठीक है, और इन्वायरमेंट के भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके SDG, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, यहाँ से जुड़कर आ रहे हैं। तो ये पूरा पेपर 3 है जो मैंने एनालिसिस किया। ऑल्दो मैं जाके डॉक फाइल में आपको सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ, बट वो टाइम टेकिंग है। तो अभी के लिए आप ये मान के चलिए कि ये फेमस टॉपिक हैं, इनका आप नोट्स बनाइए। और इसके बाद अगर आपको कमी लग रही है, क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूँ कि आपकी ये टॉपिक्स तो आने ही आने हैं इनसे सवाल, और अगर आपके यही टॉपिक्स नहीं कंप्लीट हैं, इन्हीं के लिए आपके पास एक अच्छी भूमिका, अच्छा निष्कर्ष, अच्छा डेटा फैक्ट नहीं है, तो ऐसे सवाल जिनके आने की संभावना कम है उसको पढ़ के फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि बाकी लोग तो यहाँ पर अच्छा कर रहे होंगे ना, बाकी जो लगातार मेंस निकाल रहे हैं वहाँ, वो लोग तो यहाँ पर बहुत अच्छा करेंगे, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। जो 80% जिनके आने की संभावना है, कम से कम उनको तो आप प्रीलिम्स के पहले कवर कर लीजिए, बाकी 20% देखेंगे। तो ये है सेम वही चीज़ें जो हैं। पेपर 4, अब पेपर 4 में भी सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अब इसमें क्या रिपीट हो रहा है? तो अच्छा, इसको क्या कवर करने की पहले ट्रिक होगी, पहले मैं एक जो मैंने यूज़ किया था, जैसे कि मैंने क्या UPSC के भी जितनी बार मेंस लिखा है मैंने, तो मेरे हमेशा 117 के रेंज में, 120 के रेंज में नंबर आए, 117 120। ठीक है, और मैंने एथिक्स की तैयारी बहुत ज़्यादा नहीं की, मुश्किल से 8-10 दिन, 7-8 दिन, इतने भी ज़्यादा दिन है, बट मार्क्स आते थे। उसका आने का रीज़न क्या है कि जब तक एथिक्स के जो टर्मिनोलॉजी है, जो कीवर्ड्स हैं, उन पर आप काम नहीं करते हैं, तो फिर नंबर आने की संभावनाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। तो उस पर काम कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि आपको इसके लिए फ्रेम स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। अब आप पूछेंगे फ्रेम स्ट्रेटजी क्या है? तो फ्रेम स्ट्रेटजी का सीधा सा मतलब है कि कोई कीवर्ड है, पहले हम कीवर्ड देख लेते हैं चल के डॉक फाइल में। तो ये रहा हमारा GS पेपर 4। GS पेपर 4 में पहले हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। पहला टॉपिक है, एक सेकेंड, ये है नीति शास्त्र। ठीक है, नीति शास्त्र का सार तत्व। देन इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं आपके कि नैतिक निर्णय लेने में महत्वपूर्ण कारकों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो नैतिक निर्णय कब इंसान लेगा? जब उसे नीति शास्त्र की वैल्यूज़ या नीति शास्त्र से संबंधित उसका बिहेवियर आपस में लिंक होंगे, तब वो नैतिक निर्णय लेगा, वरना निर्णय तो उसके अनैतिक ही होंगे अगर वो अपने आप में नैतिक नहीं है। तो नैतिक प्रशासन। ठीक है, तो आपको पहले क्या है कि कुछ तो कीवर्ड्स होने चाहिए, फिर कुछ रियल एग्जाम्पल। रियल एग्जाम्पल कैसे? कोई भी क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है कि बालक अपने चतुर्दिग जो देखता है, मतलब आसपास सराउंडिंग में जो देख रहा है, उसी से सीखता है। तो इसके लिए क्या, मतलब जैसे कि कोई भी एग्जांपल देख लो, मान लो कि एक घर है, घर में एक बाप अपनी वाइफ को पीट रहा है, वहाँ पर बच्चा उसे खड़ा होकर देख रहा है। जब उसकी माँ को मारा जा रहा है तो बच्चा अपने बाप का जाके हाथ पकड़ लेता है। ठीक है, जब वही बच्चा बड़ा होता है तो वो अपनी पत्नी को मारता है। जो बच्चा बचपन में अपनी माँ को पिटते हुए देखकर अपने बाप का हाथ पकड़ लेता था, वही बच्चा बड़ा होकर अपनी पत्नी को मार रहा है। तो ये है रियल लाइफ के एग्जांपल्स।
इसमें क्या लिखा है कि बालक अपने जो चारों ओर देखता है उससे ही मूल्यों को सीखता है, उसी से व्यवहारों को सीखता है। तो ये हो गए एग्जाम्पल्स। तो एक तो एग्जाम्पल जो मैं यहाँ पर आया था बताने वो था कीवर्ड। तो यहाँ पर जैसे हो गया कीवर्ड मूल्य, मूल्य से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल। वापस से हम आते हैं अपनी स्ट्रेटजी पर। तो बात हम कोई भी एक हमने लिया कीवर्ड, वो है आपका वैल्यू या मूल्य, ठीक है, नैतिक मूल्य, ठीक है। अब नैतिक मूल्य की बुनियादी समझ है कि नहीं हमें, ठीक है। ये बात हम करते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता की, इमोशनल इंटेलिजेंसी की। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता बेसिकली है क्या? अब होता क्या है कि जब एथिक्स का आपका पेपर लिख रहे होंगे और क्वेश्चन यही आएगा भावनात्मक बुद्धिमत्ता, कुछ नहीं आएगा अलग, टॉपिक से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, हम पीछे बहुत देख चुके हैं, तो यहीं से सवाल आएगा। तो जब बात हो रही भावनात्मक बुद्धिमत्ता की, तो अब आप वहाँ एग्ज़ाम हॉल में बैठ के सोचेंगे कि यार यहाँ क्या लिखना है, किस तरीके से मैं इसकी डेफिनेशन तैयार करूँ। और यही होता है कि अमूमन कई कैंडिडेट के एथिक्स के सवाल छूटते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो उतने ही पूछे जा रहे हैं, वहाँ पर भी पेज उतने ही है, लिखना उतना ही है, फिर क्यों एथिक्स के क्वेश्चन छूट रहे हैं? क्योंकि हमें नहीं पता होता कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता की एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है, नीति शास्त्र की एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो इस वजह से कोई भी कीवर्ड है, एक तो उसकी बुनियादी समझ हो और उसकी जो परिभाषा हो वो मानक हो। जैसे कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता के लिए डेनियल गोलमैन का मॉडल है, उस मॉडल को आप 25 शब्दों में भी लिख सकते हैं और उसी मॉडल को आप पूरे पेज में भी लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम में पूछा क्या गया है। अगर सिर्फ भावनात्मक बुद्धिमत्ता से चीज़ें जुड़ी हैं तो आप उसका मॉडल लिख दो, आप बता दो वहाँ पर। बात अगर नीति शास्त्र की है तो इसके लिए एक मानक परिभाषा आप बता दो। देन आर इसमें क्या हुआ, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। अब ये रियल लाइफ एग्जाम्पल हिस्टोरिकल भी हो सकते हैं, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेशन से भी जुड़े हो सकते हैं या पर्सनल हो सकते हैं। जैसे कि बात करें कि हम करुणा की, करुणा, अब करुणा में आप अगर महात्मा बुद्ध का नाम नहीं लिख रहे हैं तो फिर किसका लिखेंगे, है ना। और बात अगर हो रही है ईमानदारी की, ईमानदारी, ईमानदारी में आप ई श्रीधरन का नाम नहीं लिखेंगे तो फिर किसका लिखेंगे, या टी एन सेशन का नाम नहीं लिखेंगे तो फिर किसका लिखेंगे। इसी तरीके से आप व्यक्तिगत एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं, अपनी लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल, समाज से जुड़े हुए एग्जाम्पल डाल सकते हैं। तो बात जो हो रही थी कि ये फ्रेम स्ट्रेटजी को हम अपने नोट्स में कैसे लाएं, हमें अपने नोट्स में इसको कैसे लाना है और कैसे चीज़ों को आसान बनाना है। तो अभी हमने सिर्फ 2 कंपोनेंट्स में बात की है, 3 बाकी हैं, तो इसको हम चलते हैं आगे कहीं पर। तो एथिक्स में है लगभग 30 से 40 कीवर्ड, ठीक है, ये 40 कीवर्ड हैं आपके पास। 30 से 40 कीवर्ड के लिए आपको 20 पेज की ज़रूरत है। एक पेज के आधे हिस्से में आपको ये चीज़ें लिखनी है। पहली, मान लो एग्जाम्पल है, मान लो एक करुणा का हम ले लेते हैं। तो करुणा का हमने ये मान लो ये कीवर्ड लिया, तो एक तो इसकी एफ, फंडामेंटल समझ, ठीक है, मानक परिभाषा, मानक परिभाषा या समझ इसकी आपके पास होनी चाहिए। आर, रियल लाइफ एग्जाम्पल, तो उदाहरण हो, फेमस भी चलेंगे, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है वो भी चलेंगे, ठीक है। फिर ए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने नोट्स पे लिखनी है कि जैसे कि आपकी बुनियादी समझ है, उदाहरण है एडमिनिस्ट्रेटिव, उसका यूज़ क्या है। तो जैसे कि वापस आते हैं कि उसका प्रशासन में क्या प्रयोग है। करुणा तो है, करुणा की आपकी बेसिक समझ भी हो गई, आपको उसके उदाहरण भी आपके पास है, लेकिन इसका प्रशासन में कैसे करुणा का प्रयोग करेंगे। आप मान के चलिए कि कोई भी डीएम है, एसडीएम है और वहाँ पर कोई दंगा हो रहा है या किसी इस तरीके की योजना की बात की जा रही है जो वंचित वर्गों के लिए फ़ायदा पहुँचाने के लिए योजना का निर्माण किया जा रहा है, तो करुणा वहाँ पर एक बेसिकली इम्पॉर्टेंट
वैल्यू है, तो प्रशासन में किस तरीके से उसका प्रयोग है, इसके 5-7 पॉइंट। देन मोरल थिंकर्स, यानी नैतिक विचारकों ने इसके बारे में क्या कहा है। तो करुणा के बारे में आप गांधी जी का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आप एरिस्टोटल का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आप नेल्सन मंडेला के एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। देन ई मतलब एथिकल डायलेमा, यानी नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा, अब ये नैतिक दुविधा क्यों जरूरी है? दरअसल ये इसलिए जरूरी है कि जब आपका जो एक अगला हिस्सा भी है वो है केस स्टडी। अब केस स्टडी में क्या होता है कि वहाँ केस स्टडी में आता है कि आप कहीं कार्यालय में कुछ काम कर रहे हैं और किसी लड़की का उसके साथ कुछ गलत हुआ है और वो आपके पास शिकायत कर रही है, और आप अगर उसका साथ देते हैं तो भी आपके साथ गलत होगा, आप उसका साथ नहीं दे रहे हैं तो भी गलत है। तो बेसिकली ये क्या है, आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है या आपका जो उत्तरदायित्व है, जवाबदेहिता है, उस जवाबदेहिता को लेकर आपके पास ये नैतिक दुविधा है। तो जब आप कीवर्ड्स से ही जुड़ी नैतिक दुविधा आपको पहले से ही पता होगी तो आप उनका बखूबी प्रयोग केस स्टडी में भी कर सकते हैं, आप उनका बखूबी प्रयोग उत्तर लिखने में भी कर सकते हैं। तो बेसिकली इस रणनीति का उपयोग करके फ्रेम इसका, ठीक है, फ्रेम का यूज़ करके आपको 20 से 25 पेज के अपने एथिक्स के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। बाकी हालांकि एथिक्स के नोट्स ये मेरे पास भी हैं, ये सारे इसी कंडीशन का ही यूज़ करके मैंने खुद से बनाए थे। अगर आपको लग रहा है कि ये इस चीज़ पर मैं आपके साथ कुछ वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें शेयर करूँ तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ज़्यादा नहीं, इसके 10 एक क्लास में ये पूरा एथिक्स का पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। और ट्रस्ट में आप इसके लिए बेशक 250 पेज का मटेरियल पढ़ें, लेकिन 25 पेज में ही ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें शेयर हो हमारे साथ तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हमारा ये चौथा पेपर हो गया, चलते हैं हम 5वें पेपर की तरफ। तो 5वां पेपर, तो 5वें पेपर में भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो स्क्रीन में दिख रहे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे तो ये मैं PDF टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं। मतलब इन टॉपिक्स के तो कम से कम प्रीलिम्स से पहले आपके पास नोट्स होने चाहिए, ठीक है। बाकी ये बहुत ज़्यादा एक हिसाब से देखा जाए तो इसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। टाइम देने की ज़रूरत क्यों नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो उत्तर प्रदेश के इतिहास की बात आ रही है, तो हम उत्तर प्रदेश जो भी हम इतिहास पढ़ रहे हैं GS 1 में, तो उसमें आधा इतिहास तो उत्तर प्रदेश का है। किसी भी काल में चले जाओ आप, महाजनपद काल, 16 में से 8 आपको उत्तर प्रदेश में है। तो जो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो आप जब GS 1 का पढ़ रहे हैं तो थोड़ा और विस्तार से उत्तर प्रदेश की चीज़ें पढ़ लीजिए, उसके छोटे नोट्स बना लीजिए। अगर हम बात करें कि मौर्य काल की, तो काफ़ी कुछ घटनाएं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हैं। बात अगर गुप्त काल की करें तो गुप्त काल तो आपको उत्तर प्रदेश में ही था, ठीक है। गुप्त उत्तर काल की बात करें तो हर्ष का साम्राज्य कन्नौज और प्रयागराज, यहाँ से धार्मिक गतिविधियाँ जुड़ी रहती थी। तो है क्या बेसिकली, ये यूपी की हिस्ट्री तो हम पढ़ रहे होते हैं। हड़प्पा स्थल, 2-4 हड़प्पा स्थल आपके उत्तर प्रदेश में भी हैं। तो जब आप इन टॉपिक्स को पढ़ें तो हमेशा दिमाग में याद रखें कि मुझे पेपर 5 भी पढ़ना है, और अगर पेपर 5 से जुड़ी हुई कोई चीज़ है तो उसका साइड बाय साइड एक पेज, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और एक दिन में सिर्फ 1 पेज का नोट्स बनाएंगे तो बहुत समय है आपका, धीरे धीरे ये पेपर भी होता रहेगा। ये अलग टॉपिक है, ये आपका जुड़ा हुआ नहीं है, इसके लिए आपको कहीं ना कहीं से। अब इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम, अब इसमें जितने भी स्वतंत्रता संग्राम की बात, मतलब सेनानियों की बात करें, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ये सब कहाँ से हैं? आपके उत्तर प्रदेश से ही हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें कि स्वतंत्रता सेनानियों की, तो यहाँ पर भी मंगल पांडे हो गए, रानी लक्ष्मीबाई हो गई, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, अशफाकुल्ला खां हो गए, बेगम हजरत महल, गणेश शंकर विद्यार्थी हो गए आपके, लिकायत अली, बख्त खां, और कितने एग्जाम्पल, राम मनोहर लोहिया, गोविंद वल्लभ पंत, ये सारे लोग कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से ही तो हैं। फिर ये टॉपिक आपका यूपी स्पेशल जब आप पढ़ें तो इस टॉपिक को ध्यान रखें, इसके छोटे छोटे नोट्स बना लें। देन ये पॉलिटी का सब्जेक्ट, इसमें भी कुछ अलग नहीं है, ये लक्ष्मीकांत में आप पढ़ेंगे, ये लक्ष्मीकांत में आप पढ़ेंगे, ये लक्ष्मीकांत में है, ये लक्ष्मीकांत में है, ये गवर्नेंस में है। बस आपको यूपी के बस कुछ एग्जांपल चाहिए कि जब आप सुशासन की बात करें तो मतलब यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है, भ्रष्टाचार के लिए क्या किया है, सिटीजन चार्टर क्या है, तो ये सारी चीज़ें, तो ये इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो ये बीच में 10 में से 3 ऐसे 4 टॉपिक ऐसे निकल कर आते हैं कि जिसमें आपको थोड़ा सा अलग नोट्स बनाने की ज़रूरत है। भूमि सुधार, अब भूमि सुधार की पहल आपके उत्तर प्रदेश में भी हुई थी,
सबसे पहले इवन जो अधिनियम 1950 में पारित किया गया था उत्तर प्रदेश में ही किया गया था। फिर ये सारे पेपर थर्ड की चीज़ें हैं। तो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेपर 5 अलग नहीं है और ना ही पेपर 6, वो सेम ही है, बस उसमें कुछ वैल्यू एडिशन यूपी के लेवल पर करना है। तो जब भी आप उग्रवाद पढ़ रहे हैं जीएस थर्ड में, आप साइड में यूपी की भी घटनाएं लिख सकते हैं। यूपी के कौन सी घटनाएं उग्रवाद से अभी संबंधित हैं, कौन से दंगे या ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, कुछ डेटा फैक्ट सफिशिएंट है इतना। और बाकी दूसरा मैं ये भी बोलूँगा कि ये सब्जेक्ट आपका, अगर ये शुरुआत में प्रीलिम्स में आप स्ट्रेटजी अप्लाई करते हो तो मेंस के टाइम पर आप 50% चीज़ें तो कर चुके होगे, 50% रहेगा तो वो आप अलग से उस टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देते हुए इसको पढ़ सकते हैं। सेम चीज़ पेपर 6 के भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना पीडीएफ तो मैं टेलीग्राम में डाल ही दूंगा। पेपर 6 में भी कुछ अलग नहीं है, जो पेपर थर्ड है वही पेपर 6 है, बस इसका थोड़ा सा डेटा आपको करने की ज़रूरत है। तो आई थिंक शायद मेरे पास, हाँ, इसका डेटा भी है, तो वो मैं पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। जैसे कि पेपर 6 क्या हुआ, शायद इंटरनेट स्लो है, इतना स्लो है। तो इसमें जैसे कि टॉपिक्स हैं, तो ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा अगर आप लोगों को नीड है तो। अब इसमें क्या है कि ये सारी चीज़ें जो उत्तर प्रदेश में अभी बजट आया है, ठीक है, 2026-27 का, वो सारे डेटा फैक्ट्स यहाँ पर हैं। उत्तर प्रदेश का जो बजट है 11 फरवरी 2026 को पेश किया गया था, तो उसका क्या आकार है, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। उत्तर प्रदेश का व्यापार वाणिज्य तो है ये नोट्स में, तो ये अगर आपको ज़रूरत है तो वो मैं कर सकता हूँ। कल्याणकारी योजनाएं कि क्या क्या किया जा रहा है, निवेश संबंधी मुद्दे और जो भी इसमें टॉपिक आ सकते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रदूषण। तो अगर नोट्स की ज़रूरत है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, या आप खुद से करना चाहते हैं, खुद से बनाना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और तो ये 6वां पेपर भी इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी बचा इससे, तो इससे में मेरा यही कहना है। अब हम बस 2 मिनट में बात करेंगे, ख़त्म करते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो इससे कि 3 टॉपिक हैं आपके आते हैं, 3 ऐसे आते हैं, और 3 में पहला तो फिक्स है कि साहित्य पर आता है। तो साहित्य की कम से कम आपके पास 20-25 कोटेशन होनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं है कि वो साहित्य किससे जुड़ा हुआ आ रहा है, आपसे पूछा जा रहा है। जैसे कि एक मैं दिखाना चाहूँगा, एक ये कोटेशन। तो अब ये साहित्य जो है, ये साहित्य समाज से भी जुड़ा हो सकता है, ये साहित्य आपकी राजनीतिक विचारधाराओं से भी जुड़ा हो सकता है, ठीक है। ये साहित्य आपका दलित साहित्य भी हो सकता है, ये साहित्य आपका वृत्त से भी जुड़ा हो सकता है, नारी से जुड़ा हो सकता है ये साहित्य, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि वो साहित्य किसी सिर्फ साहित्य ही होगा और उसमें जो आपका मन करेगा वो आप लिख देंगे। तो साहित्य से आते हैं टॉपिक, वो पहला टॉपिक फिक्स रहता है, लेकिन वो साहित्य भी कई सेक्टर से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो आपके पास हर सेक्टर की उस तरीके की कोटेशन होनी चाहिए, क्योंकि आपको कम से कम इतना तो पता है कि एक सेक्टर तो हमारा कंफर्म है कि वहाँ से इससे आएगा, ये आएगा निबंध, तो कम से कम वो कोटेशन तो आपको याद हो, ठीक है। फिर दूसरा कौन सा होता है, दूसरा आपका या तो राजनीतिक रहेगा या पर्यावरण के स्तर पर रहेगा। तो राजनीति में क्या, इसकी कुछ कोटेशन होनी चाहिए कि लोकतंत्र के स्तर पर क्या समस्याएं हैं, वो सारी चीज़ें। तकनीकी, तो इसमें कुछ कोटेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि बिल गेट्स का कथन है, स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीकी नवाचार, इस टाइप की चीज़ें। एक बच्चा, एक शिक्षक और एक किताब और एक कलम दुनिया बदल सकते हैं। तो बात वही हो रही है कि किस तरीके से आप शिक्षा, तकनीकी क्षेत्र को आपस में जोड़ते हैं। पर्यावरण, यहाँ से आपके कुछ ना कुछ कोटेशन, कुछ डेटा फैक्ट्स होने चाहिए आपके पास। तो ये सारी चीज़ें आपको निबंध के लिए भी कम से कम 5-7 पेज का एक बना के चलिए, कि जिसमें आप कुछ डेटा, कुछ फैक्ट्स और कुछ कोटेशंस होनी चाहिए। तो ये तो निबंध करा। हिंदी के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने हिंदी ये 2024 और 2025 मेंस के दौरान पढ़ी थी। तो मैंने तो कंपाइलेशन पढ़ा था इसके लिए, तो ग्रामर से कंपाइलेशन का काम हो गया था। लेकिन 2025 का हिंदी का पेपर टफ था, 5 सवाल तो उसके कंपाइलेशन से हो गए थे, 5 पता नहीं वो कहाँ से पूछे थे, वो हरदेव बहारी में भी शायद नहीं थे, या होंगे, मुझे नहीं पता। तो ये आप, इसके बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ। तो आज का सेशन यहीं हम ख़त्म करते हैं। आई होप आपको जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो आप भी समझ पाए होंगे, सिर्फ मैं ही ना अकेले समझ रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप भी समझ रहे हो चीज़ों को।
और बाकी एथिक्स का बताइएगा, अगर आपको नीड है तो हम उस पर बात कर सकते हैं 8-10 दिन, और 8-10 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए चीज़ें। और बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और कमेंट्स ज़रूर करिएगा कैसा लगा है वीडियो में चीज़ें, हेल्प मिली हो तो ज़रूर बताइएगा। ये भी बता सकते हैं कि आपकी क्या मेंस की स्ट्रेटजी है, कितने पेज का नोट्स आप फॉलो कर रहे हैं, और अगर कुछ अलग स्ट्रेटजी है आपकी तो मैं वहाँ पर आपके कमेंट्स के रिप्लाई में बताऊँगा कि कितनी हद तक वो सही है, या जो मैंने बताया हो सकता है कि वो उससे भी ज़्यादा सही हो, तो वो आप